अकल ये कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। आदाब, अपना मुल्क अपना आइन की आज की इस पेशकश का आगाज़ इस शेर के ज़रिए करने का मेरा मकसद आज ये है कि हम में से हर इंसान किसी न किसी शक्ल में कंज्यूमर है, ख़रीदार है, सारिफ है, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीदते हैं। और मौजूदा कंज्यूमरिज़म के इस दौर में ज़रूरी और गैर ज़रूरी अशिया ख़रीदने की एक होड़ सी लगी हुई है, जिसका फ़ायदा अक्सर सेलर्स और कंपनियां उठाती हैं और फिर कंज्यूमर को घटिया क्वालिटी की चीज़ें, ज़्यादा कीमत, ख़राब सर्विस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तरह की धोखाधड़ी के मामले रोज़ बरोज़ हमारे सामने आते हैं। भारत के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में कई कानून लाए गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1936, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्ट 1937, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट 1952, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जैसे कवानीन हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये महसूस किया गया कि कंज्यूमर से मुताल्लिक़ मामलात को तेज़ी से हल किया जाए और फिर 1986 में लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद दुनिया तेज़ी से बदलती रही, देश तरक्की करता रहा और फिर पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में देखा जाए तो बढ़ भी गई और सिमट भी गई। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने अपने पैर पसारे और उसके बाद ये बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। नई ज़रूरतों और नई तकाज़ों को देखते हुए 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और आज ये एक्ट नाफिज है। क्या है ये एक्ट, क्या कहता है, किस तरह से ग्राहक के हुकूक़ को, सार्फिन के राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, आज की इस पेशकश में हम गुफ्तगू करेंगे। और इस अहम मौजू पर, इस अहम कानून पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ ही माहिर कानून प्रोफेसर कमल लिपि सिंह साहब और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मीनाक्षी कालरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम अपने मुल्क की तारीख़ पर नज़र डालें तो हमें ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है, कमल लिपि जी, कि हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की शुरुआत, जहां हम कहते हैं कि एक ग्राहक जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे और उसके लिए कानून होना चाहिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे देश में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सबसे पहला कानून 1986 में लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अंदर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये एक स्पेशल कानून था, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी जो इन केसेस को देखेंगी ताकि इनका निपटारा जल्दी से हो सके और उपभोक्ताओं की तकलीफ़ों को अदालतों की पेंडेंसी में ना घूमना पड़े। 1986 के बाद 3 दशक तक ये एक्ट बहुत अच्छे से काम करता रहा, बट 2019 में हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में, क्योंकि सेलिंग एंड बाइंग बहुत ज़्यादा थी, तो हमने इस कानून में बदलाव किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। 2019 के प्रावधान में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी जो इंक्लूड की गई। पहली बात तो ये कि ई कॉमर्स से जो भी सेलर या मैन्युफैक्चरर अपना सामान बेच रहे थे वो इस कानून के दायरे में आए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि इसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई, जो सिर्फ उपभोक्ता के अधिकारों और उपभोक्ताओं की समस्याओं पे अपना कंट्रोल रखने के लिए उसको अधिकार दिए गए। और तीसरी बात कि अदालतों में बढ़ते हुए मामले देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें मीडिएशन जैसे प्रावधान में इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, जिसमें हम बेहतर अदालतों में जाए बिना अपनी समस्याओं का समाधान मिल बैठकर बातचीत के द्वारा कर सकें। ये तमाम दोनों कवानीन पर रोशनी डाली। और अगर इन दोनों कवानीन को अगर हम कंपेयर करें, मैं मीनाक्षी जी से चाहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों कानून का, तो किस तरह से 2019 का कानून 1986 वाले कानून से डिफरेंट है, बेहतर है और क्या कुछ चेंजेस है?
तो जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया कि 1986 में जब एक्ट बना था तो कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए उसमें बात हुई गई थी, बट आप देखेंगे कि टाइम के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसलिए नीड था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया जाए। 2019 में जब ये एक्ट अमेंड किया गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हुई कि जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी। तो पहले क्या होता था कि 3 फोरम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है एंड नेशनल फोरम है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो जुरिस्डिक्शन थी वो 1 करोड़ तक कर दी, जो स्टेट कमीशन था उसका और भी ज़्यादा कर दिया और मैक्सिमम 10 करोड़ एंड अबव को नेशनल कमीशन तक कर दिया, क्योंकि 1986 में सिर्फ 1 करोड़ तक की जुरिस्डिक्शन थी केसेस को हैंडल करने की। बट 2019 के एक्ट में ये किया गया कि उस जुरिस्डिक्शन को बढ़ा के 10 करोड़ एंड अबव को नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में, नेशनल कमीशन में फाइल करने की परमिशन दे दी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर हुई कि आप देखेंगे कि 1986 में ई कॉमर्स नहीं था, तो 2019 में ये बोला गया कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगी उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड किया गया। जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होती हैं, जो कंज्यूमर्स ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं, उसको 2019 एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मीडिएशन का और एक प्रावधान दिया गया जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो अगर उसको कंपनी के साथ सेटल करना है तो उसको वो सेटल भी कर सकता है। और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे जो अमेंड किए गए। एक फोरम बनाया गया जिसको कहते हैं सीसीपी अथॉरिटी। उस सीसीपी अथॉरिटी को एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया टू रेगुलेट ऑल दी कंज्यूमर्स। किसी भी सोसाइटी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है, एमआरपी ज़्यादा लगा रही है, अगर कोई उसके इंश्योरेंस के जैसे क्लेम्स नहीं मिलते हैं, तो सीसीपीए अगर कोई कंज्यूमर नहीं भी जाता है फिर भी सीसीपीए सुओ मोटो उन रेगुलेट्स कर सकती है। अभी 2 दिन पहले ही 17 नोटिस भेजे गए सीसीपीए के थ्रू फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू 17 ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब 2019 के एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई। और यहाँ ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एक सारिफ की बात करते हैं, एक कंज्यूमर की बात करते हैं, एक उपभोक्ता की बात करते हैं, तो कानून क्या कहता है कि वो सारिफ, वो कंज्यूमर कौन होगा। इस पर मैं जानना चाहूँगा कि कमल लिपि जी इस पर रोशनी डालें कि कानून क्या कहता है, कानून की नज़र में, उसकी परिभाषा में एक कंज्यूमर कौन है। कानून की परिभाषा में उपभोक्ता वो है जो कोई प्रोडक्ट खरीदता है या किसी से कोई सेवाएं लेता है। और उपभोक्ता की डेफिनेशन 2019 के कानून में थोड़ी एक्सपैंड कर दी गई है कि अगर आप कोई सेवाएं या कोई चीज़, आप एंड कंज्यूमर हैं, आप किसी एक्चुअल कंज्यूमर की परमिशन से आप वो सेवाएं ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी हमने उपभोक्ता की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो मोबाइल किसी और का है पर सामान आपने खरीदा है, तो ये एक टेक्निकल इशू हो जाता था जिसमें वो उपभोक्ता की डेफिनेशन में नहीं आता था या परिभाषा में नहीं आता था। तो 2019 के कानून में इस चीज़ को अमेंड करके उपभोक्ता की डेफिनेशन में जो भी कंज्यूमर किसी एक्चुअल कंज्यूमर की परमिशन से वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसे भी हमने उपभोक्ता की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है। और सेवाएं और प्रोडक्ट, आप कुछ भी खरीदें, कमोडिटी खरीदें, सेवाएं खरीदें, आप दोनों केस में कंज्यूमर माने जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज है कि वो आपने सेवाएं अपने लिए खरीदी होनी चाहिए, रीसेल नहीं करनी चाहिए आपको। मान लीजिए आप अमेज़न से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो आपको अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदना है, तभी आप कंज्यूमर होंगे। आप अंतिम उपभोक्ता होने चाहिए, उनको कंज्यूम करने वाले। आपको वो प्रोडक्ट आपने या वो सेवाएं आपने आगे सेवाएं प्रदान करने के लिए या आगे रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा होना चाहिए। तो उपभोक्ता वो है जो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज परचेज करता है पर अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज करता है। तो अपनी कंजम्पशन या उपभोक्ता की परमिशन से आप उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। बहुत खूब, ये एक पूरी वजाहत थी कि इसके अंदर हम ये समझ सकें कि कानून की नज़र में उपभोक्ता और सारिफ जो है वो कौन है। लेकिन जहाँ बात आती है अगर किसी के साथ कहीं धोखाधड़ी हो जाती है, कहीं उसको लगता है कि हाँ उसको चीट किया गया है, तो वो क्या करे। मीनाक्षी जी, इस पर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाता है तो वो कहाँ कंप्लेंट करे, कैसे कंप्लेंट करे और क्या
इस तरह की कंप्लेंट में या इस तरह के मुकदमे में किसी वकील की ज़रूरत होगी या एक जो कंज्यूमर है वो खुद कर सकता है? तो जो 2019 का एक्ट अभी इनैक्ट हुआ 28 जुलाई 2020 को, इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि आप कंप्लेनेंट जो होंगे वो जहाँ रहते हैं वहाँ वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, 1986 के एक्ट में ये था कि जहाँ पे सप्लायर होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर होगा, वहाँ पे आपको केस फाइल करना होगा। बट 2019 के बाद जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या जहाँ पे उसके साथ ये पीड़िता हुई है, वहाँ पे वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। 2019 का एक्ट एक और परमिशन देता है कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक ई दाखिल का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर फाइल कर सकते हैं और सीसीबी उसको रेगुलेट करके उस पर एक्शन ले सकता है। उसके अलावा 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग 3 फोरम्स हैं। देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, देयर इज़ अ स्टेट कमीशन एंड देयर इज़ अ नेशनल कमीशन। ये 3 फोरम्स जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 1 करोड़ तक का कोई अगर कॉम्पनसेशन या क्लेम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल करेंगे। 1 से 10 करोड़ तक का जो भी कंप्लेंट होगा जिसका वैल्यू होगा कॉम्पनसेशन का, वो आप स्टेट कमीशन में फाइल करेंगे। और 10 करोड़ से ऊपर के कॉम्पनसेशन वाले जो भी केसेस होंगे वो नेशनल कमीशन में फाइल होते हैं। आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि 2019 एक्ट में और पहले के भी एक्ट में ये है कि आपको एक कंज्यूमर होने के लिए आपको एक केस के लिए लॉयर की ज़रूरत नहीं है। जो ये एक्ट है ये बोलता है कि आप एज ए लिटिगेंट खुद भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट और उस कंप्लेंट को आप खुद परस्यू कर सकते हैं। आपको लॉयर की इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं एक कंज्यूमर को? तो जैसे अगर आप कंज्यूमर हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ ख़रीदा या आपने वो सर्विस कहाँ से खरीदी, उसका कोई बिल होगा। आपको उस सर्विस की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई या आपका जो गुड था उसमें क्या डिफेक्ट हुआ, उसका आपको प्रूफ दिखाना होगा। आप बहुत बार देखते होंगे कि एमआरपी ओवर प्राइस में लोग ले लेते हैं, तो ओवर प्राइस का बिल लेना पड़ेगा। नॉर्मली कितना उसका है प्रोडक्ट का प्राइस, वो आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। आपको उससे क्या क्या पीड़िता हुई, आप कैसे डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, उस डैमेजेस का प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। और ये सब के साथ एक कंप्लेंट के साथ आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आप किसी भी फोरम में जाके भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्या कोई भी कंज्यूमर खुद ये कंप्लेंट फाइल करे या वो किसी और के जरिए भी कंप्लेंट फाइल करवा सकता है? तो जैसे मैम ने बताया कि कंज्यूमर जो होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई मेडिकल हॉस्पिटल में गया और उसकी वहाँ डेथ हो गई, तो कंज्यूमर तो वो था, बट अगर उसके फैमिली मेंबर्स हैं तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर मैं किसी को अथॉरिटी देती हूँ कि मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करो, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सीसीपीए जो अथॉरिटी है जो 2019 के एक्ट में बनी है, वो खुद भी सुओ मोटो कंप्लेंट को एक्नॉलेज कर सकते हैं। एनजीओज हैं आजकल बहुत सारे, वो एनजीओज भी ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कंज्यूमर की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, जो भी फाइल कर सकते हो, उसको इतना ब्रॉड कर दिया गया है कि 2019 के एक्ट को बोला गया है कि कंज्यूमर के बिहाफ पे भी कोई भी फाइल कर सकता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है तो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे मामले इस तरह के आते हैं कि अक्सर कोई दुकानदार से अगर कोई सामान खरीदता है तो उसका बिल नहीं मिल पाता। अगर ऑनलाइन कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं तो आप उसको ख़रीदना जब चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती। इन तमाम मुद्दों को समझने की भी और कोशिश करेंगे। कमल मैडम, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कोई दुकानदार बिल नहीं दे रहा है और वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप बिल लेंगे तो फिर आपके इतने पैसे बढ़ जाएंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं और अक्सर कस्टमर जो हैं वो बगैर बिल के सामान लेकर के चले जाते हैं। इस पर भी रोशनी डालें। और इसके अलावा जो आजकल ऑनलाइन हम देख रहे हैं जो फ्रॉड हो रहे हैं कस्टमर्स के साथ, वो किस तरह? जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है 2019 का, उसमें सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ऑनलाइन कस्टमर्स को ही दी गई है, ऑनलाइन कंज्यूमर्स को ही दी गई है। और 2023 में उन्होंने इसके लिए रेगुलेशन बनाया है जिसको कहा जाता है डार्क पैटर्न रेगुलेशन। डार्क पैटर्न का मतलब ये है कि कुछ कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन आदमी को क्लियरली समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए एक डार्कनेस है, हमारे लिए हम उसकी चीज़ों के बारे में अंधेरे में रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि आप सामान खरीद रहे हैं, आपने उसको अपनी बास्केट में डाला, पर जब तक आप पे करने लगे
तो वो कह देता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, या वो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है जी। या उसके साथ आपकी बास्केट में कोई चीज़ की या आपको इसके साथ लेनी पड़ेगी डाल देता है। तो ये चीज़ें 2019 की 2019 के कानून के तहत जो 2023 में रेगुलेशन आई है, डार्क पैटर्न रेगुलेशंस, उसके अंदर ये ऑफेंस है। आपको ज़बरदस्ती, आपको शेमिंग करना, आपको किसी तरीके का डर दिखाना कि अगर आप टिकट, एयरलाइंस की टिकट के साथ इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे तो आपका को वो पॉप आउट करेगा कि ठीक है मैं बिना इंश्योरेंस के अपने को खतरे में डाल रहा हूँ, ऐसी बातें कहना ये भी प्रोहिबिटेड है। और डार्क पैटर्न रेगुलेशन ये भी कहती है कि जितने ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं उनके पास नो का अधिकार होना चाहिए। नो का अधिकार का मतलब अगर वो कोई चीज़ नहीं लेना चाहते तो बड़ी क्लियरली उन्हें नो दबाना है, आपको वो नो का बटन दिखाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए पहले 1986 के कानून में नहीं थी, 2019 में ई कॉमर्स वालों के लिए प्रावधान किया गया है। आपको ये दिखा के एक अनसेड आपके ऊपर प्रेशर बनाना कि खाली 2 ही ऑब्जेक्ट रह गए हैं जी। खाली 3 रह गए हैं, अक्सर ऐसा होता है, हरी अप, ओनली 2 लेफ्ट। यस, और प्राइस इज इंक्रीजिंग फास्ट, जल्दी बुक कराएं, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर को नहीं डालनी है। पर ये गाइडलाइन 23 में ही आई है, तो अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोसेस है। तो ऑनलाइन कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी कानून और रेगुलेशंस आ चुकी हैं जिसके अंदर बड़ा क्लियरली स्पेसिफाइड है कि इस किसी भी ऑनलाइन उपभोक्ता को परेशान करना, डिफेक्टिव गुड्स देना, बेमतलब के गुड्स उसको फोर्स करना सेल करने के लिए, या आपकी किसी ऐप या सॉफ्टवेयर का ना चलना मैन्युफैक्चरर के लिए एक मुश्किल का कारण बन सकता है। पहले होता था कि जो सेलर बेच रहा है वो आपको लेना है, अब हो गया है कि जो उपभोक्ता बेच रहा है वो आपको देना है, या उपभोक्ता जो चाहता है वो आपको देना है। जो सेलर बेच रहा है वो आपको नहीं खरीदना, जो आप चाहते हैं वो आपको खरीदना है। कानून की भाषा में अगर मैं कहूँ तो पहले इसको कहते थे केविएट एम्प्टर, मतलब जो उपभोक्ता है उसको अपनी सुरक्षा करनी है। अब कहते हैं केविएट वेंडिटर, इसका मतलब है कि जो सेलर है उसको उपभोक्ता को संरक्षण देना है। तो हमने अपने ग्राहकों के लिए, अपने कॉमन मैन के लिए, अपनी आम जनता की सुरक्षा के लिए इस कानून में बहुत अच्छी रेगुलेशंस लाई हैं जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि आजकल गांव देहात में सब जगह मोबाइल का इस्तेमाल होता है। हम लोग फॉरेन कंपनीज हैं जैसे अमेजन जैसी कंपनियों से सामान खरीदते हैं जी। तो एक्चुअली उन्हें हमारी मार्केट चाहिए, हमें उनका सामान नहीं चाहिए। ये एक माइंडसेट में चेंज है। बिल्कुल। और भारत जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर प्लेयर आ रहे हैं या आ चुके हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो यहाँ के लोगों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना कर पाएँ। कानून अपनी जगह है, लेकिन कानून के ताल्लुक से हमारी अदालतों ने हमेशा एक अहम रोल प्ले किया है, चाहे उसकी वजाहत करनी हो या उससे मुताल्लिक कुछ फैसले लेने हो। मीनाक्षी जी से जानना चाहूँगा, हमारी अदालतों ने अभी तक, अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, तो क्या कुछ फैसले दिए हैं, कुछ अहम फैसले ऐसे जो हमारे व्यूवर्स जान सकें कि हाँ अदालतें भी इस मामले में सख्त रुख इख्तियार कर चुकी हैं? जैसे आप काफ़ी लोग ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट है और उसका एमआरपी कुछ और है और काफ़ी बार एमआरपी से ज़्यादा पे लोग सेल करते हैं उसको। उसके लिए काफ़ी बार केसेस फाइल हुए और उन केसेस के अंदर ये बोला गया है कि आपका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अगर आप उससे ज़्यादा किसी को भी सेल करते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा और वो प्राइस भी रेगुलेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप बहुत बार देखेंगे कि जो बैंकिंग होती है, बैंकिंग के अंदर काफ़ी बार आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस अपने आप डेबिट हो जाती हैं। काफ़ी बार काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं जो बैंक्स लगा देते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे केसेस ऐसे फाइल हुए हैं और उनमें ये बोला गया है कि बैंक अननेसेसरी डेबिट्स नहीं कर सकता और अगर वो डेबिट करता है तो उसको ऑटो क्रेडिट करना ज़रूरी है। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हुए हैं तो वो चार्जेस को भी डेबिट करना बहुत ज़रूरी है। वो अननेसेसरी चार्जेस ऐसे लगा नहीं सकते। आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो रहे हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं बिल्डर्स से, उनको टाइम पे डिलीवरी नहीं होती है। तो उसमें भी बोला गया है कि जो भी अगर कोई कंज्यूमर है, अगर वो प्रोडक्ट को खरीदता है या कोई प्रॉपर्टी को खरीदता है और वो टाइमली उसको डिलीवरी पोजेशन का नहीं मिलता है तो कॉम्पनसेशन मिल सकता है और वो कंज्यूमर कोर्ट में भी इसके लिए केस फाइल कर सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस में अगर कोई डॉक्टर
कोई गलत मेडिसिन दे देता है या कोई ऑपरेशन गलत करता है जिसकी जान चली जाती है, या कोई ऐसा ऑपरेशन या सर्जरी हो जाती है जिसमें उन्होंने ढंग से परफॉर्म नहीं करी होती, उसके लिए भी दे हैव अ राइट टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड फाइल अ कंज्यूमर केस अगेंस्ट दैट हॉस्पिटल, और वो डॉक्टर के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी बार क्लेम्स नहीं देती हैं, उसके लिए भी आप एज अ कंज्यूमर आप फाइल कर सकते हैं केसेस, और इंश्योरेंस कंपनीज को वो कॉम्पनसेशन के साथ क्लेम वापस रीइम्बर्स करना पड़ता है। अच्छा, आपने मेडिकल नेग्लिजेंस की बहुत अच्छी बात कही। इस पर मैं कमल डीपी जी से जानना चाहूँगा कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंस का जो मामला है उसके अंदर हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होता है या डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या इलाज के दौरान डॉक्टर की गलती की वजह से किसी के साथ कोई नुकसान हो जाता है? डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में रखा गया है। आप कॉम्पेंसेशन हॉस्पिटल से लेते हैं क्योंकि मेन वो सेटअप वो है जहाँ पे ये हुआ। आपके जीवन से डील करते हैं। जीवन से डील करने का मतलब है कि उनकी एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हॉस्पिटल्स को कॉम्पेंसेशन आप हॉस्पिटल से क्लेम कर सकते हो। डॉक्टर्स प्राइवेटली पर्सनली कॉम्पेंसेशन के लिए लायबल नहीं है, बट उनकी सर्विसेज में अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए उनकी लायबिलिटी है। और हॉस्पिटल, दिल्ली के एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा केस है जिसके अंदर गलत मेडिसिन देने से बच्चे को पैरालिसिस हो गया था। तो उस केस में कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था कि डॉक्टर्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे, और हॉस्पिटल को उस केस में काफ़ी बड़ा कॉम्पेंसेशन देना पड़ा था कि जिस बच्चे ने अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं की वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस गलती से फेस करके कैसे काटेगा, इसके लिए काफ़ी बड़ा कॉम्पेंसेशन दिया गया था। इसके लिए काफ़ी बड़ा कॉम्पेंसेशन दिया गया और अदालत ने इस बात को भी क्लियर किया कि डॉक्टर भी अब इस दायरे में आएंगे, यानी गलती अगर कहीं भी होगी तो उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। और इसी के साथ अब वक्त है इस प्रोग्राम में एक ब्रेक का। वक्फे के बाद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। जी हाँ, हर साल 24 दिसंबर को कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। नेशनल लेवल पर इसको मनाने का मकसद यही होता है कि हम जागरूक रहें, बेदार रहें अपने हुकूक़ के लिए। और हमेशा आपने ज़रूर सुना भी होगा और उस पर अमल भी करना चाहिए, जागो ग्राहक जागो। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, और अब हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम आर्यन सिन्हा है। माय क्वेश्चन इज़ कि क्या कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंदर एडवोकेट्स आते हैं? अगर आते हैं तो ये कौन डिसाइड करेगा कि जो सर्विसेज उन्होंने दिए वो सही थे या गलत? जी, मैं चाहूँगा इसका जवाब मीनाक्षी जी ज़रूर दें, क्योंकि आपका ताल्लुक़ है, रोज़ाना का मामला है और आप लोग डील करते हैं, वकील और मुवक्किल, इन दोनों के ताल्लुक़ से सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? इसका ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। जो एडवोकेट्स हैं, ऑल्दो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बड़ी थिन लाइन में एज अ कंज्यूमर आते हैं, बट उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज एंड कंज्यूमर आपको दिखाना है कि हाँ व्हाट सर्विसेज आपने लिया वो कमर्शियल पर्पस से है या नहीं है। तो एडवोकेट्स आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, और उसको कैसे कवर करना है दैट इज़ टू बी सीन। जी, इसी पर क्या कमल मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी कानून बनाना और कानून को इम्प्लीमेंट करना दोनों एक अलग अलग बातें हैं। तो जैसे एडवोकेट आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि बहुत थिन लाइन है, बहुत एक हल्का सा फ़र्क है। तो वो फ़र्क जो है वही एडवोकेट्स या वकीलों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर करता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर स्किल है जो सेल करते हैं, सर्विस के साथ स्किल है। मान लीजिए एक लॉ फर्म है तो वो सर्विस देगी, जो लॉयर है वो अपने स्किल से आपको एक नॉलेज या आपको एक स्किल के उस हिसाब से हेल्प करता है। तो यही वो एक थिन लाइन डिफरेंस है जो इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी अराइज करती है कि लॉयर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कितने कंट्रोल में आ सकते हैं। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे मुझे लगता है कि जवाब मिले हैं हमारे स्टूडेंट को जानने के लिए, और वाकई ये लॉ के स्टूडेंट का ही सवाल था
और उम्मीद थी कि इस तरह के सवालों से वो खुद भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जब वो एक वकील के तौर पर मैदान में आएंगे तो उनकी जो सर्विसेज हैं क्या वो भी इस कानून के दायरे में आती हैं या नहीं आती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि किसका सवाल है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम मोक्ष है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिम्बोसिस लॉ स्कूल नोएडा। माय क्वेश्चन वाज कि डॉक्टर्स के पास एक बहुत बड़ी टीम होती है लॉयर्स की, एंड दे यूज डिफेंसेस लाइक रिसोर्स स्कैसिटी टू नॉट ट्रीट मिडिल क्लास पेशेंट्स। सो ऑल्दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19 वाला इज मोर फ्रेंडली, बट शुडंट देयर बी मोर कंज्यूमर फ्रेंडलीनेस जब हम बात करते हैं एमएनसीज वर्सेस कॉमन मैन या हॉस्पिटल वर्सेस कॉमन मैन की? बड़ा अहम सवाल है आप दोनों के लिए, मैं दोनों से ही ओपिनियन चाहूँगा। पहले कमल जी से चाहूँगा कि इस पर आप अपना ओपिनियन दें। देखिए, जहाँ बात आती है न्याय की, तो कितनी भी बड़ी टीम हो लॉयर्स की, जो अधिनियम है वही प्रिवेल करेगा, लेजिस्लेशन ही प्रिवेल करेगी। और ये सोचना कि वो डिफेंसेस ज़्यादा बना सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा दे सकते हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि डिफेंस के पास भी लॉयर है। ऐसा तो नहीं है कि डिफेंस के पास वकील नहीं है। तो दोनों के स्किल का एक तो आप कंपटीशन के रूप में से देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि कानून क्या कहता है। दोनों लॉयर कानून ही देखते हैं, और टीम होना लॉयर्स का, इसको मैं इस फॉर्म में ले सकती हूँ कि उनके पास संसाधन है जो कॉमन आदमी के पास नहीं है। पर जब से ये अथॉरिटी आई है, जब से हमने ग्राहक जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं, मैं ये मानती हूँ कि अवेयरनेस संसाधनों की कमी को बहुत पूरा करता है। संसाधन से आप न्याय नहीं खरीद सकते, ये मेरा अपना मानना है। और न्याय के सामने ग्रुप या न्याय के सामने ताकत कोई अहमियत नहीं रखती, चाहे आपका डिफेंस के लिए कितनी टीम मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने गलती की है तो एक पूरी प्रणाली है, पूरी न्याय व्यवस्था है जिसके तहत एक जिम्मेदार को ये बावर कराया जाएगा और उसको जिम्मेदारी की कैटेगरी में लाया जाएगा। और अधिनियम की विवेचना जी संसाधनों की टीम से ज्यादा पावर रखती है। मीनाक्षी जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया इसके ऊपर, बट जैसे आपका क्वेश्चन था कि एक हॉस्पिटल के पास बड़ी टीम होती है लॉयर्स की और एक कॉमन मैन उसको नहीं परस्यू कर सकता, ये गलत है, क्योंकि एविडेंसेस पे कोर्ट डिसीजन देता है, टीम पे डिसीजन नहीं देता है। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग लॉ टीम है उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके एविडेंसेस हैं, आपने प्रॉपरली केस में फाइल करे हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है, कैसे हुआ है, आपको उससे कैसे डैमेज हुआ है, अगर आप वो सारी चीज़ों को कोर्ट के सामने रखते हैं, प्रॉपरली अपने एविडेंसेस को देते हैं, तो कोई स्ट्रॉन्ग टीम उस चीज़ को हरवा नहीं सकती या उससे कोई हटवा नहीं सकती। कोर्ट उसको ज़्यादा महत्व देगा rather than a strong team of lawyers। यानी कंज्यूमर के सामने कितनी ही स्ट्रॉन्ग टीम क्यों ना हो, लेकिन बगैर किसी वकील के एक कंज्यूमर के पास अगर सबूत हैं और वो ये साबित कर सकता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है, तो ये कानून उसको इतना मजबूत करता है कि वो इंसाफ अपना हासिल कर सकता है और कहीं ना कहीं जो उसके साथ नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई के लिए सामने वालों को झुका सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हेलो मैम, हेलो सर, मेरा नाम खुशी श्रीवास्तव है और मैं सत्यवती महाविद्यालय की प्रथम ईयर छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक उपभोक्ता मानसिक कष्ट के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है या नहीं? बहुत खूब, बड़ा एक अच्छा सवाल है, क्योंकि उसको माली नुकसान हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो उसको एक मेंटल ट्रॉमा हुआ उसके लिए क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं जी मीनाक्षी जी। डेफिनेटली मेंटल हैरेसमेंट के लिए या मेंटल टॉर्चर के लिए कॉम्पनसेशन कोई भी केस के अंदर आप ले सकते हो। आपको दिखाना है कि वो मेंटल हैरेसमेंट कैसे हुई, आपको कैसे वो हैम्पर हुआ, वो थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स है जो आपको मीट करना होता है, बट डेफिनेटली मेंटल हैरेसमेंट के लिए आप कॉम्पनसेशन कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। इसका प्रावधान है कॉम्पनसेशन का, रिड्रेसल का। मेन मुद्दा ये है कि आपको किसी चीज़ की खरीदारी के बाद स्ट्रेस या टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए पूरा कॉम्पनसेशन का प्रावधान है। यानी देखा जाए तो पूरा प्रावधान दिया गया है, और अगर किसी को भी इस तरह का किसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है तो वो भी उसके लिए क्लेम कर सकता है, यानी पूरे तरीके से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं? जी, क्या कुछ
ऐसे स्पेशल राइट्स हैं मतलब, या कुछ इस तरह का प्रावधान जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे सीनियर सिटीजन को उससे मिलता हो? सो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 6 राइट्स हैं जो एक कंज्यूमर को देता है। राइट टू बी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो ये सारे राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कंज्यूमर को दिए गए हैं। जी, वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार 2019 का प्रावधान ये देता है कि आपके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बहुत खूब। आपके लीगल ईयर, आपके बच्चे, अगर आपको कोई उसके अंदर फ्रॉड हुआ है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको स्वयं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके लीगल ईयर्स, आपके बच्चे उस आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अधिकार उन्हें दिया गया है। जी, मीनाक्षी जी, क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जिसके ऊपर लोग कंप्लेंट कर सकें, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन हो या कोई भी कंज्यूमर हो? सो हेल्पलाइन नंबर आप लिख सकते हैं उसके अंदर। एक हेल्पलाइन नंबर है, उसके अलावा एक ई दाखिल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट पोर्टल है जिसके ऊपर कोई भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है और उसको फिर फॉरवर्ड हो जाता है कमीशंस के अंदर। तो ऑनलाइन का भी प्राविधान है और टेलीफोन नंबर भी है। जी, और अगर इस मामले से अलग हट करके हम देखें, चाहे वो ये मामला हो या कोई और सा भी मामला हो, उसके अंदर क्या हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीज़न यानी बुजुर्गों के लिए कुछ अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, या इसमें भी कुछ इस तरीके का कोई निज़ाम? जो स्टेट कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, उसमें स्पेशल है कि जो 60 साल से अबव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाती है। उनके केस में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लिया जाता है। उनको बार बार कोर्ट आने के लिए नहीं कंपल्सन देता कोर्ट। तो 60 ईयर्स एंड अबव के लिए काफ़ी बारी इसी फोरम्स के अंदर ही वो प्रोविजन दिए गए हैं कि उनको थोड़ा उनके लिए ईजी हो जाए केस को, कंप्लेंट को परस्यू करने के लिए। यानी उनके लिए इजी बनाया गया है कि वो खुद ना जाकर अपने किसी मुताल्लिक़ रिश्तेदार से भी, अपने बच्चों से भी वो केस फाइल करवा सकते हैं। और उसके अलावा एक ये भी प्रावधान है कि उनके केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो सुना जाएगा और उसके हल के लिए कोशिशें की जाएंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में उपभोक्ता धोखाधड़ी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार को कौन कौन से सख्त कदम उठाने चाहिए? जी, सरकार को कौन कौन से सख्त कदम उठाने चाहिए, आप दोनों के लिए एक अहम सवाल है। कानून हमारे पास है, कानून के अंदर पूरा प्रोविज़न है, लेकिन जब कदम उठाने की बात होती है और सवाल आता है तो मैं चाहूँगा कमल डीपी मैम क्या कहना चाहती हैं? मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जो बना दिया है, उसका काम ही ये है कि वो ग्राहकों को जागरूक करे। सबसे पहले तो वो अवेयरनेस के काम करती हैं। अगर हमें पता होगा कि ये कानून है हमारे लिए, या ये डार्क पैटर्न रेगुलेशंस आ गई हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो हम उसके लिए ना स्वयं भी अपना ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम जो सरकार कर रही है, जो कदम सरकार ने उठाया है, वो ये है कि रेगुलेशन में उनके लिए कुछ दायरे बना दिए हैं कि उन्हें अपने दायरे में रहना पड़ेगा, और लोगों के लिए वो अवेयरनेस के काम कर रही हैं ताकि लोगों को जागरूकता रहे, ग्राहक को पता हो कि ये चीज़ ऑफेंस है, ताकि वो अगली बार से ऐसा हो तो वो उसकी कंप्लेंट कर सके। यानी देखा जाए तो कानून काफ़ी है और देखा जाए तो मुकम्मल है, लेकिन ज़रूरत है लोगों के जागरूक होने की, बेदार होने की, और उसके लिए पूरी कोशिश है हुकूमत की भी, CCPA के ज़रिए भी यही कोशिश की जा रही है। मीनाक्षी जी भी कुछ कहना चाहती हैं? जी, इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो 2019 का एक्ट था वो बनाया ही इसलिए गया क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी और जो ऑनलाइन फ्रॉड थे वो बहुत ज़्यादा उसमें हो रहे थे। सेक्शन 89 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्पेसिफिकली CCP को ये गाइडलाइन देता है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है या कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट डालता है तो CCPA उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है और सेकेंड टाइम पे 50 लाख तक का भी जुर्माना लगा सकती है। तो ऑलरेडी वो प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके अंडर CCPA उसको रेगुलेट कर रही है कि अगर कोई भी ऑनलाइन बॉडी अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है या कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रही है तो उस पर CCPA खुद भी उस पर पेनल्टी लगा के उसका लाइसेंस भी बंद कर सकती है और उस कंपनी को बंद करके उस पर पेनल्टी भी लगा सकती है। ये तो ऑनलाइन की बिल्कुल आपने बताया, ऑनलाइन की बात हुई, ई कॉमर्स की बात हुई, और ई कॉमर्स पर ही फोकस किया गया 2019 के कानून में। लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और चलते हैं अपने ग्रामीण जो हमारे इलाके हैं, जहाँ हमारा एग्रीकल्चर का सारा बंदोबस्त है, वहाँ चलते हैं। वहाँ से भी एक सवाल है कि एक किसान जो खेती करता है और वहाँ उसको बिजली नहीं मिल पाती और बिजली की सप्लाई ना होने की वजह से उसे फसल का नुकसान होता है,
तो ऐसे हालात में क्या वो किसान बिजली कंपनी पर केस दाखिल कर सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है कंज्यूमर फोरम में? क्या ये कानून के तहत आता है या नहीं आता? मीनाक्षी जी, आप मुस्कुरा रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर जवाब दें। तो ये एक केस था बहुत अच्छा, जिसके अंदर ये बोला गया था कि क्योंकि कोई कमर्शियल कंपनी है या कोई कमर्शियल इंसान है जो कोई काम कर रहा है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, तो वो कंज्यूमर एक्ट के अंदर नहीं आएगा। बट एक केस हुआ था सिमिलर, ऐसा ही केस था जिसमें एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी थी अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, और वो मशीन ख़राब हो गई थी। तो जब उसने वो केस डाला और बोला कि ये मशीन मैंने खरीदी और इसको यूज़ किया और ये मशीन नहीं चल पा रही है और मैं कंज्यूमर हूँ, तो कोर्ट ने इसमें एक डिफ्रेंशिएशन करा कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो अगर वो कोई प्रोडक्ट अपने लिए यूज़ करता है तो वो कंज्यूमर नहीं होएगा, वो भी कंज्यूमर होएगा अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। नॉट दैट कि वो ऑब्वियसली आगे रीसेल कर रहा है, बट अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंपनी भी कोई प्रोडक्ट लेती है या कोई सर्विस लेती है और उसका कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या प्रोडक्ट डिफेक्ट होता है, तो एक कंपनी भी कंज्यूमर कोर्ट में उस केस को फाइल कर सकती है। वहाँ फाइल कर सकती है। कमल जी, क्या कहना चाहेंगी उस किसान के बारे में जो खुद देखा जाए तो उस बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और उस बिजली से खेती करता है, और अगरचे वो उसको बिजली नहीं मिल पा रही और फसल का नुकसान होता है? वो डेफिनेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। देखिए, एक बात है कि एक कंज्यूमर को दिक्कत हुई या बहुत सारे कंज्यूमर्स को दिक्कत हुई, वो किसकी वजह से हुई, क्यों उन्हें वो सर्विसेज नहीं मिल सकी, क्यों डिफेक्टिव मिली, ये सब चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती है। तो अगर हम, जो मेरे ख्याल से जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक जो बिजली सप्लाई कर रही है वो सरकारी कंपनी है, तो क्या सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आती है? सरकार की आंसरेबिलिटी तो वैसे भी हर जगह है ही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू हो या एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हो, तो सरकार तो लायबिलिटी से वैसे भी नहीं बचती। हमारे यहाँ तो सरकारें देश जनता के बेहतरी के लिए ही काम करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, हर कोई आवाज़ उठा सकता है। तो इस केस में भी किसान के पास काफ़ी प्रावधान ऐसे हैं जिसके अंदर वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फेक रिव्यूज़ और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से कैसे प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को? जी, एक बड़ा अहम सवाल है कमल जी, कि जब हम बात करते हैं कि एक झूठा प्रचार हो रहा है और कहीं ना कहीं रिव्यूज़ जो हैं उसके अंदर भी देखा जाए तो किसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है, वो रिव्यूज़ देखता है और उसके अंदर भी उसको लगता है कि नहीं, वहाँ किस तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे? 1986 के कानून में भी, 2019 के कानून में भी और 2023 की रेगुलेशंस में भी फेक एडवर्टीजमेंट, फेक रिव्यूज़, गलत प्रचार, गलत जानकारी के लिए प्रावधान है, और ये इन रेगुलेशन के तहत भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। फेक एडवर्टीजमेंट, गलत रिव्यूज़, दोनों। जी हाँ, यानी दोनों कानून के दायरे में हैं और अगर ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अगला सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मान लीजिए कि ग्रामीण महिला को नकली उत्पाद बेच दिया जाता है, तो उससे न्याय दिलाने के लिए आप कौन कौन सी प्रक्रियाएं सुझाएंगे? जी मीनाक्षी जी, क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से हम एक समझा सकते हैं? तो अगर किसी को कोई नकली सामान दे दिया गया है या अगर उसने नकली सामान उसने ख़रीदा और उसको नकली सामान बेच दिया गया है, तो एक वो ई दाखिल प्लेटफॉर्म पे अपना कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। 1915 एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है जिस पे वो कॉल करके कंप्लेंट कर सकती है। 1915 है। एक और नंबर है 1800114000। इस पे भी वो कंज्यूमर हेल्पलाइन है जिस पे वो कॉल करके बता सकते हैं। consumerhelpline.gov.in एक वेबसाइट पोर्टल है जिस पे ई दाखिल पे वो अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली वो सीधा किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेंट लिखित में दे सकते हैं। उसकी 4 कॉपियां बना के वो कोर्ट में कमीशन में फाइल करेंगे और उसको केस को लिया जाएगा। क्या हमारे देश में हर ज़िले के अंदर इस तरह की फॉरम्स बनी हुई हैं जहाँ वो जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ जी, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम हर जगह पे बनी हुई है। स्टेट कमीशन सिर्फ स्टेट के एक जगह पे होगी और नेशनल कमीशन सिर्फ एक दिल्ली में है जहाँ पे आपका 10 करोड़ से ऊपर का जो भी केस होगा उसको सुना जाएगा। जी कमल जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे देश का कानून ग्रामीण या शहरी, महिला पुरुष या महिला या पुरुष, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। तो चाहे कोई ग्रामीण महिला है या शहर में रहने वाला उपभोक्ता है,
सबके लिए कानून बराबर है और प्रक्रिया भी सबके लिए बराबर एक जैसी है। ये नहीं है कि ग्रामीण महिला है तो उसको 4 कॉपी है और शहरी है तो उसका काम तुरंत से हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे देश का कानून सबके लिए एक समान है। लेकिन यहाँ तक तो बात हुई राइट्स की और यहाँ तक बात हुई कानून की, लेकिन जिम्मेदारी क्या है ग्राहक की कि जब वो सामान खरीदे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मीनाक्षी जी से चाहूँगा इस पर वो रोशनी डालें, क्योंकि अदालत भी सबूत और गवाह मांगती है, तो इसलिए वो जिम्मेदारियाँ जो एक कंज्यूमर की होती हैं उस पर भी रोशनी डालें। ये बात बहुत सही है कि जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को राइट्स देता है, वैसी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कंज्यूमर को निभानी बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी है कंज्यूमर की वो जो भी सामान ले या वो जो भी सर्विस ले उसका बिल ज़रूर ले, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लेंगे तो आप कभी डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे कि आप कंज्यूमर कैसे हैं। उसके अलावा आपको उससे क्या पीड़िता हुई, या अगर आपने देखा कि वो प्रोडक्ट कहीं और सस्ता मिल रहा था या आपको MRP से ज़्यादा पे बेचा गया है, तो उसका ओरिजिनल MRP का प्रूफ वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार आप देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट आती है कि आप गोरे हो जाएंगे, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, तो ऐसी सारी एडवर्टीज़मेंट्स के प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिखाना कि उन्होंने ये कहाँ पे बोला और कहाँ पे ये मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट हुई, उसका प्रूफ, वो सब प्रूफ लगा के कंज्यूमर की ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों को लगाने की, केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स को वो रेडी करके रखे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बंद डब्बे की भी बात कर लेते हैं कि किसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ मंगाया, वहाँ से एक बॉक्स आ भी गया, लेकिन जब वो उसको ओपन करता है तो वहाँ कुछ और चीज़ होती है। अब ऐसे हालात में वो किस तरह से ये प्रूव करे कि मैंने ये सामान नहीं मंगवाया था और जो मेरे पास आया है ये वो सामान नहीं है, तो ऐसे हालात में क्या किया जाए मीनाक्षी? ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आता है, डिलीवरी वाले काफ़ी बार उस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, या कोई और प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं आता कुछ और है। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो आप उसकी वीडियो बनाएं। उस वीडियो में आप दिखाएं कि आपका इनवॉइस नंबर क्या है, आपका बिल नंबर क्या है, और वो वीडियो बनाते वक्त आप देखें, आप खोलें उस डब्बे को और जो भी उसमें से निकले उसकी वीडियो बनाएं, अपने बिल की साथ में वीडियो बनाएं, ताकि उससे ये दिख जाए कि आपने इसी बिल के लिए इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था और वो प्रोडक्ट पे भी वो बिल नंबर सेम है और आपके बिल पे भी वो बिल नंबर सेम है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि आज बातचीत हो ही जाए। और वो ये भी देखा है हमने कि लोग ऑनलाइन टिकट्स अपने बुक कर रहे हैं फ़्लाइट के, लेकिन जिस वक्त वो बुक करते करते आगे स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंचते हैं तो वहाँ जो फेयर उनको दिखाया गया था वो उससे कहीं गुना ज़्यादा हो चुका होता है। कमल मैम, इस पर क्या कहना चाहेंगी ऐसे हालात में? ये बहुत बार हम लोगों के साथ होता है कि हम जो भी सामान खरीदने लगते हैं तो जब तक हम एंड में पेमेंट कर रहे हैं या तो उसका प्राइस बढ़ जाता है या वो सामान अनअवेलेबल हो जाता है। 2023 से ये प्रावधान आ गया है कि जो भी कंपनियां या जो भी मैन्युफैक्चरर या जो भी सर्विस प्रोवाइडर इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो वो आंसरेबल हैं, और अपनी किसी भी एडवर्टीजमेंट में, अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो इस तरीके का काम नहीं कर सकते। जो उन्होंने पहले प्राइस बताया है वही उनको ऑनर करना पड़ेगा, ना वो किसी से प्राइस कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वो आपको बीच में ही एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखा सकते कि आप दूसरी साइट पे जाएंगे वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकती है। एंड इसके लिए रेगुलेशंस में क्लियर कट प्रोविजन है कि ये कंपनीज के लिए या मैन्युफैक्चरर सप्लायर के लिए ये ऑफेंस है, एंड वो आपको फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप उस प्राइस पे आप टिकट ना लें या कह दें कि अनअवेलेबल हो गया है। तो 2023 में ये प्रावधान सरकार ले आई है और उन कंपनीज के लिए आंसरेबिलिटी और ऑफेंस की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है। आंसरेबल भी बनाया गया, ऑफेंस भी बना दिया गया, लेकिन क्या कभी ऐसे भी मामला हुए हैं जिन पर जुर्माना हुआ हो? मीनाक्षी जी से जानना चाहूँगा कि जहाँ अदालतों ने एग्जाम्पल सेट किए हों जुर्माना आयद करके और लोगों को ये बताया हो कि ये कानून भी है और इस कानून के तहत इंसाफ भी मिलेगा और जिन्होंने गलती की है उनको भी उसका हिसाब देना होगा। तो जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि एक बैंक के ऊपर पेनल्टी पड़ी थी, क्योंकि बैंक ने क्या किया था कि बैंक उसमें डेबिट उसने 10,000 का पेनल्टी वो था, उसका बैंक बैलेंस था और सडनली उसका बैंक बैलेंस ज़ीरो कर दिया गया था विदिन 2 डेज़। और उसके लिए जब बैंक के पास कंज्यूमर गया बोलने के लिए कि ये मेरे पैसे कैसे कम हो गए, तो उन्होंने बोला आपने ही डेबिट किए होंगे, और उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसके लिए फाइनली बैंक के ऊपर पेनल्टी भी लगी थी। सेक्शन 90 है जो पीनल एक्शंस को बोलता है। अगर जैसे कोई डॉक्टर किसी
पेशेंट को गलत मेडिसिन देता है, उसकी वजह से उसको हर्ट हो जाता है या उसकी डेथ भी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी पीनलाइज हुए हैं, हॉस्पिटल्स भी हुए हैं और डॉक्टर्स भी हुए हैं। एक बहुत फेमस केस है जिसके अंदर किसी को नॉनवेज खिला दिया गया था वेज का ऑर्डर करते हुए, तो इसमें भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया था। सेक्शन 90 जो है वो बोलता है 1 लाख से सज़ा, 1 लाख की कम कॉम्पनसेशन से लेके 50 लाख तक का भी कॉम्पनसेशन दिया गया है। तो 6 महीने की सज़ा भी हुई है डॉक्टर्स के ऊपर जिन्होंने, जिसकी वजह से किसी को हर्ट हो गया हो या किसी की डेथ हो गई हो, तो उसमें भी 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है उनके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक केस हुआ है जिसके अंदर कोक बॉटल में कुछ गुटखा मिल गया था और वो केस बहुत ही लाइमलाइट में आया था और उस केस में कॉम्पनसेशन भी दिया गया था और पेनल्टी भी लगाई गई थी। हमारे देश में ऐसे भी वाक़यात होते हैं कि जहाँ लोग जाते हैं खाना खाने के लिए और उस खाने के अंदर उनको कुछ ख़राब क्वालिटी का खाना होता है या वो सड़ चुका होता है या उसमें कहीं कभी कभार किसी के खाने में कुछ कॉकरोच वगैरह निकल आता है। ऐसे में भी क्या ये कानून जो है वो एप्लीकेबल है ऐसे हालात में? डेफिनेटली ऐसे केसेस में एक कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनका बिल ज़रूर ले, वो उसकी वीडियो ज़रूर बनाए कि उसके खाने में कैसे बना, और उनसे एक्सप्लेनेशन भी ले रिटर्न में कि वो रेस्टोरेंट ने वो खाने में इतना गलत क्यों किया, क्योंकि वो सब चीज़ों से क्या होगा कि उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। एक एयरलाइंस में ऐसा हुआ था कि उनको गलत खाना प्रोवाइड कर दिया गया था जिसकी वजह से उनको अराउंड 20 लाख का कॉम्पनसेशन मिला था नॉनवेज खाना देने की वजह एक से। एयरलाइन के पास ये जो टिकट्स उन्होंने ज़बरदस्ती आगे की सीटें बुक की हुई थी और बाद में रिलीज़ की थी हायर प्राइस पे, तो उसमें भी एयरलाइंस पे कॉम्पनसेशन मिला था उनको और जुर्माना पेनल्टी लगी थी। यानी कानून के तहत जुर्माना, पेनल्टी, सज़ा सबका इंतज़ाम है, लेकिन ज़रूरत किस बात की है? वो सिर्फ ये कि हम लोग जागरूक हों, हम लोग बेदार हों। 24 दिसंबर को हर साल नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इसीलिए मनाया जाता है कि हम लोग अपने राइट्स को जान सकें, पहचान सकें। जागो ग्राहक जागो, और सबको जगाने के लिए और बताने के लिए आज की ये पेशकश थी हमारी कि लोग अपने राइट्स को जान सकें, कंज्यूमर पहचान सकें कि उसके क्या हुकूक हैं। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, और तमाम स्टूडेंट्स का भी कि आपने अपने सवालों से आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया, और नाजरीन आपका भी कि आपने मोहब्बत से और वक्त से इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और हम आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारे इस प्रोग्राम से मुताल्लिक आप अपने राय मशवरे भी हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।